हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी की फर्स्ट क्लास जिसमें पार्ट वन जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य और उसके क्षेत्र, जिसमें पार्ट टू नागरिकता के बारे में पढ़ा था और पार्ट थ्री मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो है वो पार्ट फोर पे बेस्ड है, जिसका टॉपिक नेम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसबीबी लिखते हैं। बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा और छोटा सा टॉपिक है ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। जब स्टार्टिंग में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक संविधान सभा बनाई गई। उसके जो सलाहकार थे बी.एन. राव, उन्होंने संविधान सभा में ये सलाह दी कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार सिटीजन को दिए जाएं। एक वो जो अभी इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे और एक वो जिनको हम मतलब मौलिक अधिकार पार्ट टू जिनको हम बाद में अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन होंगे उस हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। और एक और डिफरेंस है इन दोनों में, पार्ट वन जो मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दे दिए गए हैं उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे उन अधिकारों को कोई छेड़ भी नहीं सकता है। लेकिन पार्ट टू जिनको डीपीएसपी बोला गया बाद में, राज्य की नीति निदेशक तत्व, इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सरकार अपनी मर्जी से देगी, जब भी आपको देगी। अधिकार आपके ही हैं लेकिन हाथ में सरकार के है कि वो कब आपको ये अधिकार अवेलेबल कराएगी। ठीक है। तो आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट फोर है, जिसमें डीपीएसपी से रिलेटेड प्रावधान है। ये फीचर कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। एक क्वेश्चन आया था कि जो पार्ट फोर के डीपीएसपी के फीचर्स हैं वो कौन किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से, और आयरलैंड ने लिए हैं स्पेन से, स्पेन ने खुद बनाए थे। ठीक है। इसके बाद जो डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पर, कि लोकतंत्र की स्थापना आर्थिक और सामाजिक स्तर पर होगी। उसके बाद आता है कि सरकार के दायित्व को दर्शाते हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सिटीजन से, नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जब चाहेगी तब इनको लागू कर देगी। तो सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को ये अधिकार दे। इनको हम मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में सरकार को चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है। उसके बाद ये तीन सिद्धांतों पर बने हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हैं डीपीएसपी: गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। ये वही परिभाषा है जो हमने आर्टिकल 12 पार्ट 3 में पढ़ी थी। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं, उसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन स्टेट की पढ़ी थी। तो स्टेट की डेफिनेशन में वही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 की होगी। आर्टिकल 37 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 37 के में लिखा हुआ है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हमने पहले ही बात कर ली है कि मौलिक अधिकारों से इसीलिए अलग है क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई भी नागरिक ले नहीं सकता है। ठीक है। इसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, अभी तो चल रही है। ठीक है। जो बुजुर्ग नहीं कमा पा रहे हैं उनको एक सरकार सहायता दे रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये पेंशन बंद कर दे तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारा मौलिक अधिकार है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये सरकार ने डीपीएसपी में डाला है। वो जैसे जैसे कुछ एक और भी राइट्स हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे वो इन राइट्स को आपके मौलिक अधिकार में डालती जाएगी। ठीक है। जैसे कि 21A में अमेंडमेंट की है, एजुकेशन 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये भी एक डीपीएसपी से हटाकर डाला गया है मौलिक अधिकारों में। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 38 क्या कहता है कि इसमें सरकार का दायित्व है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। जब मैं जस्टिस की बात कर रही हूँ, तीन तरह का जस्टिस होगा: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, राजनीतिक लोकतंत्र में नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
आर्टिकल 39 कह रहा है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू द सिटीजन, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। ये पूरे सारे पार्ट में सेम एक ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि समान काम के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था केंद्र के ना हो, जितने भी इकोनॉमिकल सोर्सेज हैं वो सारे के सारे सभी में बटे जाने चाहिए, ये नहीं कि एक ही के हाथ में सिर्फ इनकम जा रही है। इसके बाद श्रमिकों के स्वास्थ्य, शक्ति, बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो ये सब उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 39 बोल रहा है। मोटा मोटी लगा लो कि संसाधनों का उचित वितरण जितने भी तरह के हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हो, ठीक है। उसके बाद एक अमेंडमेंट है इसमें 39A कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ना चीजें, तो आपको एडवाइजरी फ्री में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 40 बात कर रहा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, हर एक गांव में अलग अलग पंचायत होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे ये नहीं था, लेकिन अब आपने देखा होगा कि हर गांव में पंचायत होती है उनके छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए या गांव के विकास के लिए, ठीक है। उसके बाद इस चीज को लागू, इस सिद्धांत को आर्टिकल 40 को लागू सबसे पहले किया राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1969, 1959, पता नहीं हिंदी में क्या है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ये आर्टिकल 41 बोलते हैं कि हर किसी को काम मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। अब काम मिल गया है सबको, तो उसके बाद आर्टिकल 42 इसी से रिलेटेड है कि काम न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय स्थितियों के हिसाब से होना चाहिए। इसमें प्लस एक चीज और है, मेटर्निटी लीव्स जो अभी मिलती है वो भी आर्टिकल 42 के अंदर ही आता है। उसके बाद आर्टिकल 43, आप जब काम मिल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आप काम सारा दिन कर रहे हो और आपको वेतन बहुत कम मिल रहा है, तो निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए श्रमिकों को, कम से कम वो अपनी लाइफ सेटल कर सके। अगर वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो तो छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा दे दो, ठीक है। आर्टिकल 44 कहते हैं कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सबके लिए। आर्टिकल 45 एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल के बच्चों से कम के बच्चों को उनकी शिक्षा और रख रखाव। आर्टिकल 46 कह रहा है कि एससी एसटी और कमजोर वर्ग की शिक्षा और उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जैसे मिड डे मील गवर्नमेंट की एक योजना है, ठीक है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध। गुजरात में लिकर प्रोहिबिटेड है, ठीक है, शराब का उपयोग नहीं कर, सेवन नहीं कर सकते आप। तो ये कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है इन सब चीजों को, इन सब प्रोविजंस के लिए, लोक कल्याण के लिए। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करो। गाय बच्चों, मतलब ये जो भी है इन लोगों को, इनके वध को, गाय की तस्करी भी होती है उस चीज को रोकने के लिए भी प्रोविजन बनाए सरकार। एक अमेंडमेंट से भी जोड़ा गया है पर्यावरण का संरक्षण और वन और वन्य जीवों की रक्षा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 कहता है ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित किया जाए। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड इम्यूनिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये मेन जो मैंने आपको बता दिए हैं डीपीएसपी से थे, और जो इम्पोर्टेंट जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं वो भी, इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। बहुत बड़ा और बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है ये, बहुत ईजी सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर मिलते हैं। बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।